ये क्वेश्चन पेपर है एचटेट का पीसीटी का जो 2023 में आया हुआ था। इसके अंदर जो इंग्लिश आई हुई थी ना वो हम करेंगे इस वीडियो में। अब चाहे आपका सब्जेक्ट टीजीटी है चाहे पीसीटी है, इंग्लिश के लिए जिसका सब्जेक्ट है मेन 60 नंबर का इंग्लिश उसकी बात करती हूँ मैं, तो ये दोनों के लिए यूजफुल है क्योंकि इसके अंदर ग्रामर आएगी तो ग्रामर दोनों में ही आती है और मोस्टली कुछ लोगों ने तो टीजीटी पीसीटी दोनों भरा होगा तो ये दोनों के लिए ही है, तो इसको अच्छे से समझ लो। देखो अब तक ना यहाँ पे सिलेबस चेंज हो चुका था, पेडागोजी ऐड हो गई थी, तो यहाँ पे ना 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं पेडागोजी के 60 नंबर का जो सब्जेक्ट आता है उसके अंदर। तो अब ये देख लो, या तो इससे रेशो ज्यादा होएगा या इससे कम होएगा, मतलब ये चीजें भी अब ऐड होगी जैसे एनसीईआरटी से पूछा जाता है। और ये वाला जो पीसीटी का पेपर है ना, इसके अंदर एनसीईआरटी जो 12th क्लास की है ना उससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब मोस्टली सारे क्वेश्चन उससे ही पूछे गए हैं। अब हम शुरू करते हैं, ये जो पोएम है मतलब ये जो पेपर है उसको सोल्व करते हैं अब हम। अब देखो ये जो है ना ये पोएम में से आया हुआ है और ये 12th क्लास की पोएम है। देखो ये जो पोएम के क्वेश्चन है ये तो मैंने काउंट ही नहीं किए, इसके अलावा पोएम के बहुत सारे मतलब 12th क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये पोएम से टोटल कितने क्वेश्चन आए हैं, 91 से लेके 96 तक टोटल 5 क्वेश्चन तो यही हुए। तो ये पोएम मैंने सेपरेटली करवाई हुई है, तुमने नहीं की तो कर लो, मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी हम बस इसके सीधे आंसर करते हैं, सोल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन है द थीम ऑफ द पोएम इज, ये सबसे पहले पोएम सुन लो है कौन सी। पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट, QUIET। इसके अंदर ये बताया गया है कि चुप रहने का क्या मतलब है। अगर हम चुप रहेंगे तो मोस्टली हमारी लाइफ में क्या है, वॉर ही नहीं होंगे, लड़ाइयाँ ही नहीं होंगी, कुछ गलत होगा ही नहीं, सब सही रहेगा। तो ये इसको लिखा किसने है, पैब्लो नरूडा ने, NERUDA। कीपिंग क्वाइट लिखा है पैब्लो ने। पैब्लो ने क्या कहा, कीप क्वाइट। ठीक है, नरूडा ने क्या कहा, कीप क्वाइट। ऐसे 2-3 बार पढ़ो, अपने आप तुम्हें याद रह जाएगा पोएम का और पोएट का नाम, ये जरूरी है याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। द थीम ऑफ द पोएम इज, पोएम का क्या थीम है, ये जो कीपिंग क्वाइट है इस पोएम का क्या थीम है, तो इसका थीम है पावर ऑफ साइलेंस एंड थॉट। कि जो साइलेंस और पावर में थॉट्स के अंदर कितनी पावर है, ये सारा थीम है इसके अंदर। अब अगला प्रश्न है, व्हाट डज द फ्रेज काउंट टू 12 मीन इन द पोएम। मतलब इसने ऐसे बोला ना एक लाइन के अंदर कि 12 तक गिनो, इसका क्या मतलब है, क्या इंडिकेट करता है, तो है काउंट 12, इसका मतलब है द नंबर ऑफ आवर्स इन अ क्लॉक। ठीक है, जितने नंबर है ना उसके अंदर क्लॉक के अंदर, उसके बारे में यहाँ पे इंडिकेशन दिया गया है। ये जो लाइन है काउंट द 12। आगे है द वर्ड एक्सोटिक इन पैरा 3 मीन, एक्सोटिक का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है अनयूजुअल। जब चीजें क्या है अनयूजुअल है तो वो है एक्सोटिक। मीनिंग पूछ रहा है ये क्या है, फिगर ऑफ स्पीच बताना है, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। इसके अंदर क्या है, पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि इसने नॉन लिविंग थिंग को कैसे काम करते हुए बताया है लिविंग थिंग की तरह, तब हम यूज करते हैं पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार जिसको कहते हैं हम हिंदी के अंदर। मेटाफर हम यूज करते हैं जब हम चीजों को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। फन का मतलब है प्ले ऑन वर्ड्स। और जो एनाफोरा है इसका क्या मतलब है, रिपीटिंग वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लोज और सेंटेंस। मतलब जो शुरू में आता है ना, मान लो ये सेंटेंस है, यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस दिए गए हैं और सारे सेंटेंस एंड वोक एंड वोक एंड वोक से शुरू हो रहे हो, तो वो क्या है, एनाफोरा होता है उस टाइम पे, फिगर ऑफ स्पीच। पर यहाँ पे तो दी ही एक लाइन है, 2-4 लाइन दी होती फिर भी हम इसको कंसीडर करते, और सब अगर एंड वोक से शुरू हो रही होती, तब भी नहीं हो रही, पहली या लास्ट हो रही है, तब भी हम इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि जो अंडरलाइन वर्ड्स है ना इसमें बताओ लिटरेरी डिवाइस कौन सा है, तो इसने अंडरलाइन किसको किसको कर रखा है, WWW। जब भी सेम वर्ड क्या हो रहे हैं, एक जैसे जो वर्ड्स क्या एक जैसे जो अक्षर हैं वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, एलिट्रेशन होता है। मतलब कॉन्सोनेंट साउंड जब आ रही होती है तो हम एलिट्रेशन करते हैं। मान लो सेम ही ऐसा एग्जांपल होता, यहाँ पे इसने ए ऐसे अंडरलाइन कर रखा होता, तो मतलब इसने किसको अंडरलाइन कर रखा है, वोवल को, तो उस कंडीशन में हम एसओनेस के साथ जाएंगे, तब एसओनेस फिगर ऑफ स्पीच होगा।
ठीक है, एलिट्रेशन और एसोनेस में इतना ही फर्क है। सिमिली के लिए हम एज और लाइक यूज करते हैं जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं। अनोमेटोपिया है, इसका मतलब होता है जब साउंड्स बताई जाती हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं कि बर्ड्स आर चर्पिंग, और ऐसे लिख दूं कि चर्पिंग में बताओ फिगर ऑफ स्पीच क्या है। चर्पिंग का मतलब होता है जो वो चहचहाने की आवाज होती है, उसको इसने चर्प बोल दिया। तो जब आवाजों को लिख के बताते हैं हम कि ये फलानी आवाज है, तब क्या होता है, ओनोमोटोपिया होता है। ये याद रख लेना। मेटाफर तुम्हें अभी बताया है, जब हम चीजों को कंपेयर करते हैं तब, दो अनलाइकली चीजों को। और जब एज और लाइक लगा के यूज करते हैं ना, तब सिमिली होता है। और बिना इसके करते हैं तब मेटाफर होता है। आगे है 96वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड विक्ट्री। देखो, अब क्या है, नोट पूछ रहा है इसने, नहीं है, कौन सा नहीं है, ये बोला है ना, तो इसका मतलब है कि तीन है, एक नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है वो हमें देखना है। मान लो विक्ट्री का मतलब हमें पता है, ऑब्वियसली पता ही है, जीत होता है। अब इसके अंदर जो ट्रायम्फ है, इसका मतलब भी जीत होता है। ये वो होता है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, वो एक चैप्टर भी था उस, वो तुम्हें अगर याद है तो। सक्सेस का मतलब भी क्या होता है, जीत होता है। मान लो कन्क्वेस्ट का मतलब नहीं पता, पर हमें डिफीट का मतलब तो पता है ना। डिफीट का मतलब क्या होता है, हार। और विक्ट्री का मतलब क्या होता है, जीत। तो इसने क्या पूछा था, कौन सा मीनिंग नहीं है। तो ये जो थर्ड मीनिंग है ना, थर्ड डिफीट, ये मीनिंग नहीं है। ये जो तीन दे रखे हैं, सबका ही मतलब क्या होता है, जीत होता है। ठीक है, और ये चौथा, ये एक वर्ड है तीसरा, डिफीट, इसका मतलब क्या होता है, हारना। तो इसने क्या पूछा था, कौन सा नहीं है, तो डिफीट नहीं है। ऐसे करके तो भी तुम सही आंसर तक पहुंच सकते हो शांति से, अगर तुम पेपर करो तो। आगे है, इसके अंदर क्या है, करेक्ट फुल फॉर्म बतानी है। तो इसके अंदर ये जो चौथा है ना, UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूएस, ये क्या है, इसकी सही फुल फॉर्म है। देखो, ऐसे क्वेश्चन ये एक ही आया और आज तक पहली बार आया ये। मान लो अगर ये तुम्हें नहीं भी आ रहा, तो तुम्हें पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि हाय हाय ये क्या पूछ लिया। ऐसे क्वेश्चन आज तक नहीं पूछे गए, ये पहला ही क्वेश्चन है। तो इसमें कोई वो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। एक दो क्वेश्चन अगर तुम्हारे लिए नए हैं ना, तो वो सबके लिए नए हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है, समवन हु कोलैबोरेट्स विद एन एनिमी इनसाइड और आउटसाइड कंट्री इज कॉल्ड। कह रहा है कि कोई इंसान जो कोलैबोरेट करता है एनिमी के साथ, इनसाइड भी और आउटसाइड द कंट्री, उसको क्या बोलते हैं। देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ गया एक, इसके साथ एक दूसरा भी आया हुआ है। 2022 वाला पेपर था, उसमें सिर्फ एक ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा गया था, पर यहाँ पे दो पूछे गए हैं, एक आगे आएगा, तुम ध्यान रखना। तो देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कर लेना, ईडियम्स भी कर लेना। ईडियम पिछले में आए थे। अब ये क्या कह रहा है, हाँ, जब 2022 वाले में आया था, इसने क्या पूछा था, मोनार्की का। अगर तुमने वो वीडियो देखा हो कि रूल बाय किंग और क्वीन, तो वो मोनार्की है, तुम्हें याद होगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो कोलैबोरेट करता है एनिमी के साथ, हमारी कंट्री में भी और आउटसाइड भी कंट्री, उसको क्या बोलते हैं। तो पहले सारे मतलब सुन लो। ये जो वर्ड है फिलेटलिस्ट, इसका मतलब होता है जो इंसान क्या होता है, पोस्टेज जो स्टैम्प्स होती है ना, स्टैम्प्स, उसको इकट्ठा करता है, उसको बोलते हैं फिलेटलिस्ट। और ये जो वर्ड, अगर तुमने चैप्टर पढ़ा है, कौन सा, द थर्ड लेवल, ठीक है, द थर्ड लेवल, उसके अंदर ये आया हुआ है, ये फिलेटलिस्ट, जिसमें जो वो होता है ना मेन, उसका क्या नाम होता है, उसके अंदर वो कैरेक्टर है ना एक, जिसका क्या नाम है, चार्ली, CHARLEY, ये मेन ही कैरेक्टर होता है। ये क्या है, ये फिलेटलिस्ट है, इसको स्टैम्प्स इकट्ठी करने का शौक है। और ये आया कौन से चैप्टर में है, 12th क्लास के द थर्ड लेवल में। ये थर्ड लेवल चैप्टर का नाम है। और ये लिखा किसने है, जैक फिनी ने, JACKFINNEY। थर्ड लेवल है, लिखा किसने है, जैक फिनी ने। और चार्लीस का मेन कैरेक्टर है, वो क्या था, फिलेटलिस्ट था। ये मैं तुम्हें सिर्फ इस वर्ड से उसको रिलेट करके बता रही हूँ। और जो 12th क्लास की, ये थर्ड लेवल किस बुक में है, सप्लीमेंट्री, SUPPLEMENTARY, सप्लीमेंट्री की बुक में है। और जो उस बुक का क्या नाम है सप्लीमेंट्री का, विस्तास, VISTAS। आई होप तुम्हें याद रह जाएगा। फिलेटलिस्ट जो स्टैम्प इकट्ठी करता है। अब आगे है जो एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब होता है फॉरेन कंट्री के अंदर
जब हम हमारा बंदा रखते हैं कि हमारी कंट्री से वहाँ लोगों को अगर कोई दिक्कत है तो वो उससे डील करेंगे। मान लो यूएस के अंदर इंडिया का कोई बंदा है, वो एम्बेसडर है वहाँ पे, तो एम्बेसी होती है ना, ये इंडियन एम्बेसी है। कोई भी दिक्कत है वहाँ पे जाओ और वो सही कर देंगे सब, तो वो है ये। ठीक है। अब डिप्लोमेट, डिप्लोमेट का मतलब होता है जो अनदर कंट्री में हमारी कंट्री को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो अब तुमने ध्यान दिया होगा इन तीनों में ही एनिमी इंफॉर्मेशन शेयर करना ये कहीं भी नहीं आया होगा। तो इसका आंसर क्या है, क्विजलिंग। क्विजलिंग मतलब जो एनिमी के साथ मिला हुआ होता है वो। तो आंसर एक सही है। आगे है विच ऑफ दीज वर्ड इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ कनिंग। अब ये कह रहा है कि इनमें से एक है जो कनिंग का सिनोनिम नहीं है, मतलब कि तीन है एक नहीं है। समझे तुम? तो कनिंग का मतलब क्या होता है, चालाक होता है। ठीक है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो जो चौथा है ना ये वर्ड, इसका मतलब होता है प्लीजेंट एंड एग्रीएबल। तो ये हमारा आंसर है, ये कनिंग का सिनोनिम नहीं है। इसके अलावा ये जो तीन है, ये तीनों ही क्या है, इसके सिनोनिम है। अब तुमने देखा होगा कि सिनोनिम एंटोनिम से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो तुम नीतू सिंह की बुक को कर लो, यूट्यूब पे बना रखी है वीडियो। मेरी करना चाहते हो तो अदरवाइज कहीं से भी कर सकते हो तुम, और ट्रिक के साथ करना तो तुम्हें इजी रह जाएगा याद करना। और अगर तुम्हें ये चीज बर्डन लग रही है तो एक बार के लिए तुम स्किप भी कर सकते हो। आगे है कि सोफी और चेंसी ये कौन से में आए हुए हैं, देखो। तुमने एक चीज अगर नोट की होगी, जो 2022 वाला पेपर था ना, उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ये दो कैरेक्टर कौन से चैप्टर से हैं। तो वो दोनों किससे थे, वो जो निमोनिया हो गया था उस लड़की को, उससे थे। स्यू एंड चेंसी ऐसा कुछ नाम था उनका। तो अब यहाँ पे जो सोफी और जेंसी हैं ये कौन से कैरेक्टर से हैं, मतलब कौन से चैप्टर से हैं। तो तुम्हें एक चीज समझ में आ गई होगी कि जो कैरेक्टर्स के नेम है वो तुम्हें याद करने पड़ेंगे। याद करना इन द सेंस, बस ध्यान रख लेना, दो तीन बार अपनी आंखों से निकाल लेना कि ये फलाना इस चैप्टर के अंदर हो सकता है। तो हाँ, उस चैप्टर का क्या नाम था, द लास्ट लीफ, जो 2022 वाले में आया हुआ था। सू और जेंसी थे उसमें। पूछा गया था कि ये कौन से चैप्टर से हैं, तो यहाँ पे सोफी और जेंसी का पूछा गया है कि ये कौन से चैप्टर से हैं। तो जो ये सोफी और जेंसी है ना, ये हैं गोइंग प्लेसेस। जो 12th क्लास, ये 12th क्लास का एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ चुका है, पहला क्वेश्चन। अब देखना बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो गोइंग प्लेसेस है और इसके राइटर का नाम है AR बार्टन। और जो ये कौन सी बुक है, फ्लेमिंगो बुक से आया है, FLAMINGO, फ्लेमिंगो। ये सारी फ्लेमिंगो बुक के हैं। राइटर की कौन है गोइंग प्लेसेस के, AR बार्टन, BARTON। और इसके जो करेक्टर्स हैं उसका क्या नाम है, सोफी एंड जेंसी। अब जो लो स्प्रिंग है ये लिखा है हमारा एनिस चुंग ने, ANNESJUNG, जुंग ने लिखा है, एनिस चुंग ने। और इसका जो मेन जो करेक्टर है वो कौन सा है, साहेब, SAHEB। और दूसरा है मुकेश। तो दोनों ही क्या है, दुखी हैं। साहिब की स्पेलिंग SAHEB, साहिब ये लो स्प्रिंग से है। और जो दूसरा है मुकेश से। जो साहिब है वो रैग पिकर है, और जो मुकेश है वो क्या है, बैंगल मेकर है। और लो स्प्रिंग लिखा किसने था, एनिस चुंग ने। और ये सारे ही चैप्टर 12th क्लास की कौन सी बुक से हैं, फ्लेमिंगो से। अब है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन ये लिखा है ALPHONES, अल्फोंसे डोडे, DAUDET। अल्फोंसे डोडे ने लिखा है द लास्ट लेसन। इसके अंदर क्या है, वो लास्ट लेसन होता है ना, जिसमें जो फ्रेंच और पर्शियन वॉर होता है, वो वाला है ये। इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है, फ्रेंच, FRANZ। और मिस्टर हैमल, MHAMEL। ये है मेन कैरेक्टर लास्ट लेसन के अंदर। फ्लेमिंगो बुक है, राइटर का नाम है अल्फोंसो डोडे। अब है द रेड रैप, ये किसने लिखा है, सलमा, SELMA, सलमा लेगरलोफ, LAGERLOF, लेगरलोफ, सलमा लेगरलोफ ने लिखा है द रेड रैप। इसके अंदर क्या बताया है, यो ह्यूमैनिटी के अंदर गुडनेस है ना, अच्छाई है, उसको दिखाया गया है। इसमें जो पेडलर है वो मेन करेक्टर है, PADDLER। और एक करेक्टर है एडला, EDLA। और उसका आगे नाम है VILL।
MANSSON, ये है रैट रैप के करेक्टर्स। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा रैट रैप लिखा किसने है, रैट रैप सल्मा लेगरलोफ ने। अब है इसके अंदर पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। देखो पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आ गया, देयर इज मच सेंस इन व्हाट ही सेज। इसके बाद एक और भी क्वेश्चन आएगा पार्ट ऑफ स्पीच से, ये है तो इसके अंदर जो मच का पार्ट ऑफ स्पीच है ये पूछ रखा है कि क्या है, तो इसके अंदर मच का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, जो क्या बता रहा है, सेंस की विशेषता बता रहा है। अब देखो ये ना इन्होंने इस बार पिछले वाले से उठाया 2022 से, एक ये लाइन दे देते हैं चैप्टर की और कहते हैं कि बताओ ये कौन से चैप्टर से ली गई है। अगर तो तुमने टेक्स्ट पढ़ा है तो ठीक है, और अगर नहीं भी पढ़ा तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, एक आधा ही क्वेश्चन आ रहा है ऐसा। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम टेक्स्ट पढ़ सकते हो। ये जो सारा है, ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज इट, मिस गोहर। देखो इसके अंदर करेक्टर के नाम दे रखे हैं। अगर तो तुम्हें चैप्टर पता है, पढ़ा है, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये जो है किससे लिया गया है, पोइट्स एंड पैनकेक से। जब कैरेक्टर का नाम दे रखा हो ना, थोड़ा बहुत तो आइडिया लगाना सौखा हो जाता है कि कहाँ से दिया गया है। नहीं दे रखा होता ना तब दिक्कत होती है। तो पोइट एंड पैनकेक से ये लिया गया है। अब इसके अलावा ना एक और चीज है जो ये लोग पूछ रहे हैं, वो क्या है, ध्यान से सुनो। मान लो ये चैप्टर का नाम दे दें लो स्प्रिंग, और कहें कि ये जो चैप्टर है कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि कौन सा ऐसा बड़ा वर्क है जिससे ये छोटा सा चैप्टर उठा लिया गया है। ठीक है, तो इसका ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इस लो स्प्रिंग चैप्टर का सोर्स क्या है। या फिर एक वर्ड यूज करते हैं ये अभी, ये एक वर्ड यूज करते हैं EXCERPTX। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ लिखा है तो तुम बता देना कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है। अभी मैं तुम्हें ओवरव्यू देती हूँ इस पूरे चीज का। अब जो है ना ये द पोइट एंड पैनकेक, ये लिखा किसने है, अशोक मित्रन। स्पेलिंग देखो इसकी, ASOKAMITRAN, अशोक मित्रन। ये नोट कर लो, चीजें बार बार नहीं तुम्हें मिलेगी। और उसके बाद है ये जो चैप्टर है, लिखा कौन सा है, पोइट्स एंड पैनकेक, और ये लिया किससे गया है, माई ईयर्स विद बोस। अगर ऐसा पूछा जाए ना कि पोइट एंड पैनकेक्स का एक्सट्रैक्शन चीज क्या है, सोर्स क्या है, तो तुम ये देना, माई ईयर्स विद बोस। ठीक है, तो तुम्हें याद रख लेना, ये नोट कर लो, एक दो बार पढ़ोगे याद रह जाएगा। पोइट एंड पैनकेक्स लिखा किसने है, अशोक मित्रन ने। अब आगे है इंडिगो, ये पिछले में भी आ गया था, तो अगर तुम्हें याद है तो ठीक है, वरना सुन लो दोबारा से। बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि तुम्हें दिमाग में बैठ जाए चीजें। वर्ड है ये, इंडिगो चैप्टर है, ये सबसे पहले लिखा किसने, LOUIS, लुइस, FICHER, लुइस फिशर ने लिखा था। एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया गया ये, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। अगर पूछा जाए इंडिगो कहाँ से सोर्स है इसका, तो लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से है। ठीक है, अब पोइट एंड पैनकेक्स का तो तुम्हें बताया है, माई ईयर्स विद बोस, उससे लिया गया है। अब आगे है जो ये डीप वाटर है, ये सारे 12th क्लास के हैं, तो देखो 12th क्लास से अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया है। तो डीप वाटर है, ये लिखा है विलियम, WILLIAM, विलियम ओ डगलस, DOUGLAS, डगलस। डीप वाटर लिखा किसने है, डगलस, विलियम ओ डगलस। और इसमें जो मेन कैरेक्टर है, नरेटर है, वो डगलस ही है। ठीक है, अगर पूछा जाए प्रोटोगोनिस्ट कौन है डीप वाटर का, प्रोटोगोनिस्ट होता है हीरो, तो हीरो कौन है हमारा, डगलस ही है। नरेट कौन कर रहा है, तो डगलस ही कर रहा है। ऑथर कौन है, डगलस ही है। कौन से चैप्टर का, डीप वाटर का। अब आगे देखो, ये जो डीप वाटर है ना, ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है, इसका सोर्स क्या है, ऑफ मैन एंड माउंटेन, ये सोर्स है इसका। ठीक है, डीप वाटर का लिखा डगलस ने है। अब इसके अंदर मेन कैरेक्टर हैं कौन कौन,
ये तुम्हें अब समझ में आ गया होगा, तो अब ना इसमें मेन कैरेक्टर सुन लो। लो स्प्रिंग का तो तुम्हें अभी मैंने पीछे ही बताया था, मुकेश और साहिब हैं। इंडिगो का कौन है मेन कैरेक्टर? राजकुमार, RAJKUMAR, राजकुमार शुक्ला, SUSHUKLA। और ये चंपारण से है, ठीक है। और इसमें गांधी है, दो ही मेन कैरेक्टर हैं, सारी स्टोरी इसी के अराउंड है। अब जो डीप वाटर है इसके अंदर मेन कैरेक्टर सुन लो। जो डगलस है वो खुद DOUGLAS डगलस है मेन कैरेक्टर। स्विमिंग इंस्ट्रक्टर SWI इंस्ट्रक्टर INSTRUCTOR, ठीक है, ये है। उसके अलावा तीसरा कैरेक्टर है इसके अंदर, बिग ब्रूशर, BRUISER। वो ओल्डर बॉय है जिसने इसको धक्का दे दिया था। और जो डगलस के फादर हैं वो चौथा कैरेक्टर है। मतलब मेन डगलस ही इसके अंदर है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, TESOL। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है टीचिंग ऑफ इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेज। कि टीच करना इंग्लिश जो दूसरी लैंग्वेज के स्पीकर हैं। जैसे हम हिंदी के स्पीकर हैं तो हमें इंग्लिश टीच करना, तो ये यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है। अब है 104। देखो फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन आया हुआ है, पिछले टाइम भी आया हुआ था फ्रेजल वर्ब से। उसके अंदर क्या पूछा गया था? लुकिंग इनटू। लुकिंग इनटू का मतलब होता है जब हम किसी चीज को ध्यान से इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसमें खोजते हैं गलती, गुंजाइश। जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो वो, या हमने कोई प्रेजेंटेशन बनाई उसको हम लुक इनटू कर रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं कि कोई हमसे गलती ना हुई है। 2022 में आया हुआ था ये, अब 2023 में आया हुआ है लुक ओवर। लुक ओवर का क्या मतलब है यहाँ पे? तो इसका मतलब है इंस्पेक्ट केयरफुली। अच्छे से क्या करना? इंस्पेक्ट करना, ध्यान से देखना। मान लो कई बार ना लुक ओवर का हमें मतलब नहीं पता, मान लो ये है, तो हम ना इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। लुक ओवर व्हाट यू हैव रिटन बिफोर हैंडलिंग इट टू द एग्जामिनर। देखो अगर हम कोई चीज एग्जामिनर को देंगे तो उसको हम लोअर डाउन कर देंगे क्या? उसका लेवल गिरा देंगे? नहीं। या उसका मेंटेन करेंगे स्टैंडर्ड, या उसको सर्च करेंगे कुछ और, या उसको इंस्पेक्ट करेंगे क्रिटिकली। देखो एग्जामिनर को देने से पहले हम क्या करेंगे? उस चीज को अच्छे से इंस्पेक्ट करेंगे कि कोई गलती ना होगी अब हमसे, ठीक है। सर्च फॉर का मतलब होता है कोई भी चीज ढूंढना। और मेंटेन अ स्टैंडर्ड इसका मतलब होता है एक जर्नल गोल को डिस्क्राइब करना, तो हमें ये नहीं करना। और लोअर डाउन का मतलब होता है रिड्यूस इन हाइट या फिर लेवल, लेवल या हाइट रिड्यूस कर देना, तो वो है। पर हमें क्या करना है? उसको इंस्पेक्ट करना है ताकि हम उसको एग्जामिनर को दे पाए। पे कह रहे हैं कि सही जो वर्ड है उसका स्पेलिंग बताना है। तो देखो तुम पहले खुद ये सोल्व करना, सारे ही जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसके बाद सुनना मेरी बात। अब सेपरेट की स्पेलिंग देखो। इसके अंदर क्या है? SEPARATE। देखो रेट की स्पेलिंग तो सेम ही है पीछे। आगे क्या है? SEPARATE, सेपरेट, ये स्पेलिंग है इसकी, मतलब कि ये गलत है। नेक्स्ट है असिस्टेंस। इसकी क्या स्पेलिंग है? ASSISTANCE। देखो डबल सी मोस्टली नहीं होता स्पेलिंग्स में, तो ऐसे भी तुम जा सकते थे। तो ये स्पेलिंग भी गलत हो गई। स्पेलिंग सही मैंने अभी लिख दी थी, तुमने नहीं देखी तो पीछे जाके देख लो। अब दूसरी स्पेलिंग है TOLERANT। इसमें इतनी माइनर मिस्टेक है कि हम इसमें फंस सकते हैं। क्या है? RANT है, ना कि RENT। तो ये स्पेलिंग भी गलत हो गई। तो अब ये जब तीनों ही गलत है तो सही कौन सी है? विलेन की, WILLAIN। ये मैंने तुम्हें सारी इसलिए बताई है कि कल को दोबारा पेपर में आए तो तुम्हें दिक्कत ना हो, वरना तो तुमने पहली बार में ये सही स्पेलिंग ढूंढ ली होगी। आगे है कि इसमें से सही फिल करना है हमें। देखो जब नोट ओनली है ना, तो हम क्या यूज करते हैं? जब हमें टू सब्जेक्ट ज्वाइन करने हो, नोट ओनली क्या है? पहला पार्ट है नोट ओनली हेड द ऑफिस। जब दूसरे पार्ट को कनेक्ट करना होता है तो हम यूज करते हैं बट ऑल्सो, ठीक है। तो इसने क्या दे रखा है हमें? पहले ऑप्शन के अंदर हमें क्या फिल करना है? बट,
ठीक है, तो ये रहा बट इसके अंदर ही है, तो आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी तुम समझ लो क्या कह रहा है ये। जब नोट ओनली और बट ऑल्सो से क्या हो, दो सेंटेंस कनेक्ट हो रखे हो, तो जो सबसे पास वाला है ना, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, वर्ब को फिल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ब्रांच ऑफिसेस बहुत सारे हैं ना कि एक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव सही हो जाएगा। ठीक है, नोट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, और अब हमें यहाँ पे फिल करना है तीसरे ब्लैंक के अंदर, जो साथ वाला है नोट ओनली बट ऑल्सो आएगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लो कि जब आ जाए ना ये क्या बोलते हैं पास वाले, जब नोट ओनली बट आल्सो आएगा तो जो पास वाला सबसे सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग भरेंगे। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। अब ये प्लूरल है, ऑफिसेस प्लूरल होता है, तो यहाँ पे हैव सही है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन सही कौन सा हो गया, पहला। आई वॉन्डर वेदर दैट्स अ गुड आइडिया। अब बताना है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसका क्लोज क्या है। तो ये है हमारा नाउन क्लोज, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये कैसे फंक्शन कर रहा है, जो हमारी वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट की तरह। तो जो भी नाउन होते हैं ना, वो कैसे काम करते हैं, एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट और एज अ कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT। तो यहाँ पे ये ऐसे काम कर रहा है एज अ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन होते हैं, तो इसलिए हम इसको नाउन क्लोज कंसीडर करेंगे। ब्लैंक फिल करना है, द बस इज डैश इन द स्टॉप। अब ये प्रोपोजिशन का क्वेश्चन है, इट इज गोइंग द मॉल टू द यूनिवर्सिटी। अब देखो कह रहे हैं कि द बस इज द बस स्टॉप, कि जो बस है वो कहाँ है, बस के अंदर है, मतलब बस स्टॉप के अंदर है, बस स्टॉप के अंदर बस नहीं हो सकती, तो ये नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि जो बस है वो क्या है, ऊपर है, अपोन है, नहीं, ऊपर जब मूवमेंट में चीज होती है तब होता है, ये उड़ थोड़ी सकती है, तो ये भी नहीं है ना, ये पड़ी रह सकती है। अब ये क्या कह रहे हैं, द बस इज फ्रॉम द बस स्टॉप, नहीं, अगर ऐसे लिखा होता ना तो कि बस इज गोइंग फ्रॉम द बस स्टॉप, तब हम इस ऑप्शन के साथ जाते, तो अब ये नहीं है। अब क्या है सही ऑप्शन, हमारा एक ही बच गया, तो चौथा ही सही है, द बस इज एट द बस स्टॉप, इट इज गोइंग फ्रॉम द मॉल टू द यूनिवर्सिटी। मान लो ये पहला जो ब्लैंक है ये समझ में ही नहीं आ रहा तुम्हें कि क्या कहना चाह रहा है, पर अगले ब्लैंक पे चले जाओ, दूसरे से सोल्व करो, क्योंकि दो दे रखे हैं। इट इज गोइंग कहाँ जा रही है, फ्रॉम द मॉल टू द यूनिवर्सिटी, मतलब जब एक जगह से बता दिया जाए ना कि यहाँ से यहाँ काम होगा, तो हम फ्रॉम यूज करते हैं। जो एट है ये यूज किया जाता है जब हमें कोई स्पेसिफिक पॉइंट या लोकेशन बतानी हो तब, और फ्रॉम का यूज करते हैं इंडिकेट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ जर्नी। तो यहाँ पे बस शुरू हो रही है मॉल से और यूनिवर्सिटी तक जाएगी। आगे है करेक्ट फॉर्म, मतलब ये भरना है चार ऑप्शन। व्हाट इज द टाइम वी कैन लीव एंड स्टिल कैच द ट्रेन, मतलब सबसे उचित टाइम क्या है जब हम क्या कर पाए, ट्रेन को पकड़ पाए और यहाँ से जा पाए। तो लेट का मतलब होता है जब हम लेट होते हैं, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हम लेट भी हो जाएं और ट्रेन भी पकड़ लें। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। जो ये लेटर है इसका क्या मतलब होता है, टाइम आफ्टर द प्रेजेंट, मतलब ये टाइम है उसके प्रेजेंट के बाद का जो टाइम है उसके बारे में या तो हम बात कर रहे हैं, या हम कोई स्पेसिफिक पॉइंट है यहाँ पे उसके बाद के टाइम की बात कर रहे हैं, तब हम लेटर का यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ आई विल कॉल यू लेटर, कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, मतलब अब के बाद में कभी भी कर सकता हूँ। तो ऐसा तो इसमें सेंस ही नहीं आ रहा, तो ये दो ऑप्शन तो गए। अब ये दो रह गए, लेटर और लेटेस्ट। तो अब इसमें जो ये लेटर है ना, इसको तुम समझो ये क्या मतलब होता है, ये यूज किया जाता है दूसरे के लिए। जब दो चीजों की बात कर रहे हो तो हम दूसरे वाले के लिए यूज करते हैं, जैसे बनानास एंड पियर्स। द लेटर, LETTER, लेटर वर्क राइप, कि बनाना और पियर्स में से जो लेटर है ना वो क्या हो गया, राइप हो गया, पक गया है। तो यहाँ पे लेटर में जब दो चीजों में से हम किसकी बात कर रहे हैं, दूसरे की, तो यहाँ पे पक कौन सा फ्रूट गया है, पियर्स। तो यहाँ पे हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे दो चीजों में से। ठीक है, ये क्या कह रहा है, अब हमारा ऑप्शन बच कौन सा गया, दूसरा। ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है जिसमें क्या है, मोस्ट डिलेड पॉइंट इन टाइम पॉसिबल, कि मान लो 3 बजे बस ये छूटनी है और हमें यहाँ 3 बजे पहुंचने में कितना टाइम लगता है, मान लो 10 मिनट लगते हैं। ये चीज हमें नहीं पता, तो हम पूछ रहे हैं कि अगर हम
कितने टाइम तक हम वहां पहुंचे ताकि हम हमारा जो गोल है वो अचीव कर पाए। और गोल क्या है? ट्रेन को पकड़ने का। तो यहाँ पे क्या है? व्हाट इज द लेटेस्ट टाइम वी कैन लीव एंड स्टिल कैच द ट्रेन। दूसरा ऑप्शन सही है यहाँ। अब है 110वां। देखो ये फिर से आ गया है हमारा, जो क्या बोलते हैं उसको, 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उससे आया है ये क्वेश्चन। तो इसके अंदर ये क्या पूछ रहा है? ऑन द फेस ऑफ इट, इसके ऑथर का। अब यहाँ पे ऑथर का नाम पूछ लिया, मैं इसीलिए बोल रही थी ये ऑथर का नाम याद रखना पूछते हैं ये। तो ऑथर का नाम है सुजैन हिल। ये 12th क्लास की सप्लीमेंट्री की बुक है और बुक का नाम है विस्तास, VASTAS। सप्लीमेंट्री की बुक का नाम 12th की विस्तास है। ऑन द फेस ऑफ इट लिखा किसने है? सुजैन हिल ने। तो हिल पे जाके फेस देखने वाला होता है हमारा कैसा होता है। तो ऐसे 2-3 बार बोलो, याद रह जाएगा। ये 111वां है। ये कह रहा है नेजल कॉन्सोनेंट कौन सा नहीं है? नेजल वाले वो होते हैं जो हम नाक से बोलते हैं, तो जो एल है वो नहीं है, हम इसको नाक से नहीं बोलते। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? इसे नोट पूछा है। द टाइगर किंग, देखो 12th क्लास से आया है ये फिर से। ये यहाँ पे अब कितना क्वेश्चन है? चौथा प्रश्न है 12th क्लास का। तो इससे पहले 5 तो वो पोएम के आ ही चुके थे और 4 ये आगे, तो कितने हो गए? 5 और 4 9। अब कह रहा है जो टाइगर किंग है, बोर्न द किंग ऑफ विच नंबर ऑफ टाइगर। कि जो एस्ट्रोलॉजर है उसने टाइगर किंग का जो मेन कैरेक्टर है उसको कितने टाइगर से कॉशियस होने के लिए कहा, कि वार्निंग दी कि ये टाइगर तेरी जान ले लेगा। तो वो है 100। जो 100वां टाइगर था ना वो इसकी जान ले लेगा। दो द टाइगर किंग ये सबसे पहले 12th क्लास में है। लिखा किसने है? KLKI कल्कि ने। ठीक है। तो जो टाइगर किंग है वो कहते किसको है? तो जो महाराजा ऑफ PRATIBANDAPURAM, प्रतिबंधपुरम जो है उसको क्या कहते हैं? इसका यहाँ इस जगह का जो टाइगर मतलब किंग है उसको कहते हैं टाइगर किंग। अब 113वां प्रश्न है। इसमें से सही बताना है कि कौन सा है। सबसे पहले इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मैंने तुम्हें कहा था ना कि एक और क्वेश्चन भी आएगा, जो ये है वो साइंस दैट स्टडीड द प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड। ये करने से पहले इनका मतलब सुन लो सभी। पहला है एक्यूटेरी। इसका मतलब क्या होता है? बिजनेस प्रोफेशनल जो डील करते हैं मेजरमेंट और मैनेजमेंट, रिस्क और अनसर्टेनिटी। ये जब चीजें आए तब हम यूज करेंगे, तो ऐसा तो इसमें दे ही नहीं रखा। तो ये पहला ऑप्शन है ही नहीं। दूसरा है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी होता है पंक्चुएशन मार्क। जब हम अपोस्ट्रोफी और एस लगाते हैं ना, तो ये वर्ड है, ये अपोस्ट्रोफी है, ये चीज जो ये मार्क है। एनाटोमी। एनाटोमी का मतलब होता है ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस, एनिमल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो एनाटोमी होता है। यहाँ पे ऐसी कोई बात ही नहीं करेंगी। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा बच गया हमारा? चौथा, कि वो साइंस जो डील करती है, जो स्टडी करती है प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड अकाउस्टिक्स। तो यहाँ चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 114वां प्रश्न है। पीपल हु हैव नो फेथ इन आर्ट डैश द आर्ट स्कूल्स। कह रहा है कि जिन लोगों को आर्ट में फेथ नहीं होता तो उन स्कूल्स को क्या बोलते हैं? इसमें हमें फिल करनी है वर्ब। देखो रन कोई फॉर्म है ही नहीं। रन, रेन, रन ये 3 फॉर्म होती हैं, तो पहला ऑप्शन तो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट क्या है? पीपल है। और वो कितने लोग हैं? सिर्फ, बहुत सारे। तो इज रन इसके अंदर आएगा नहीं, ये गए। अब ये दोनों रहेंगे। अगर तो ये फ्यूचर कॉन्टेक्ट की बात कर रहा है तब तो हम 3 ऑप्शन के साथ जाएंगे। अदरवाइज वो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? 2। तो पीपल हु हैव नो फेथ इन आर्ट, कि जिन लोगों का आर्ट में फेथ नहीं है। ऐसे थोड़ी है कि वो आगे आने वाले टाइम में ऐसा करेंगे। फ्यूचर का कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं दे रखा, तो हम किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन 2 के साथ। जब भी तुम कोई फ्यूचर और पास्ट का कॉन्टेक्स्ट ना दे रखा हो ना, तो मोस्टली प्रेजेंट के साथ आंसर जाया जाता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। देखो अब फिर से आ गया 12th क्लास से, जो रैट रैप है इसके जो क्या नाम है उनका,
ऑथर का नाम पूछ रहे हैं। देखो यहाँ पे भी ऑथर का नाम पूछा था। रैट रैप है 12th क्लास की, फ्लेमिंगो की बुक है, प्रोज की बुक। अब 12th क्लास की सप्लीमेंट्री की बुक का नाम है विस्तास, प्रोज सेक्शन की बुक का नाम है फ्लेमिंगो 12th क्लास की। ये मैंने इतनी बार नाम ले लिया है, होप तो मैं अब तक याद होगी होगी ये सारी चीजें। तो रैट रैप लिखा किसने है? तो सल्मा लैगरलोफ ने लिखा है। रैट रैप लैगरलोफ ऐसे करके बोलना, याद रह जाएगा। लुइस फिशर ने कौन सा लिखा है? इंडिगो लिखा है। एलिस जुंग ने लो स्प्रिंग लिखा है। ए आर बार्टन ने गोइंग प्लेसेस। ये अगर तीन तुम्हें याद नहीं हुए ना तो तुम तो मुझसे ही चट्टू खा लोगे। मैंने इतने बार ये नाम लिए हैं इन राइटर्स के। आगे है सम पीपल कैन सिंग बेटर देन अदर्स। तो यहाँ पे कैन है, वो क्या बता रहा है? तो ये एबिलिटी बता रहा है। कैन जब भी आता है ना तो वो एबिलिटी बताता है हमेशा। तो यहाँ पे क्या है? दूसरा ऑप्शन सही है। 170वां है, प्रेपोजिशन का दूसरा प्रश्न आ गया है यहाँ पे। देयर आर टू बेड्स डैश द कोटेस, कि कोटेस के अंदर क्या है? दो बेड्स हैं। देखो बेड कहाँ होते हैं? अंदर की तरफ होते हैं, ना कि ओन। ओन का मतलब होता है जब चीज सरफेस के ऊपर होती है। तो ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट दिया नहीं गया हुआ, ठीक है। और अपोन यूज करते हैं जब ऊपर होती है और मूवमेंट में होती है तब। और एट यूज करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट और एड्रेस के लिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इन। इसका यूज करते हैं हम कि कोई भी चीज है जो क्या है? लोकेटेड है इनसाइड 3 डायमेंशनल इनक्लोज स्पेस, जैसे कि कोटेस है। तो यहाँ पे इन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें फिल करना है फिर से, क्या बोलते हैं, ये मॉडल का क्वेश्चन आ गया है दूसरा। दिस आर्टिकल डैश है बीन रिटन बाय वुमेन। तो ये दे रखा है ब्रैकेट में, बिलीव बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर फैक्ट और सर्कमस्टांसेस। अब देखो कैन हम यूज करते हैं एबिलिटी के लिए जब कोई चीज में क्षमता होती है। मे यूज करते हैं जब किसी चीज होने की स्लाइट चांसेस होते हैं। तो ऐसा कुछ दे नहीं रखा। स्लाइट पॉसिबिलिटी लिखा होता तो भी हम शायद मे के साथ चले जाते, पर ऐसा तो यहाँ मेंशन ही नहीं है। विल यूज करते हैं फ्यूचर इंडिकेशन के लिए, कोई सर्टेनिटी होती है तब। यहाँ पे बिलीव की बात कर रहा है। तो जब बिलीव होते हैं ना, इंडिकेट अ हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी और नेसेसिटी ऑफ कंक्लूजन, तब हम यूज करते हैं मस्ट। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। दिस आर्टिकल मस्ट हैव बीन रिटन बाय अ वुमन। अब देखो मैंने तुम्हें कहा था ना कि डी पूछेगा कि कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो डीप वाटर है, ये कौन से वर्क से लिया गया है? तो ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है। लिखा किसने है? विलियम डगलस ने। और इसका मेन कैरेक्टर भी विलियम डगलस ही है। अब है इसके अंदर क्या बताना है? इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। तो सबसे पहले द ट्रेवल एजेंट आस्क, कि ट्रेवल एजेंट ने पूछा। तो जब भी आस्क से आए और क्वेश्चन वाला होता है तो हम इफ और वेदर यूज करते हैं। तो कहाँ पे है इफ और वेदर? सिर्फ दूसरे में है। तो यहाँ हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब ये इतनी इजी से तुम यहाँ पे पहुंच सकते हो। 121वां है, इसमें से सही सेंटेंस कौन सा है ग्रामेटिकली? मैं तुम्हें ये आंसर बताने से पहले एक चीज बता दूं, तो दो चीज बताऊंगी, समझ जाना। देखो जब भी कोई फिक्स अमाउंट दिया गया है उसके साथ डजन और स्कोर, ऐसे 100, ये सब वर्ड दिए गए हैं, ठीक है। डजन, 100, स्कोर ऐसे वर्ड दिए गए हैं और स्पेसिफिक वर्ड आगे नंबर बताया गया है। तो ये डजन हमेशा सिंगुलर रहेगा। डजन, 100, स्कोर ये सिंगुलर रहेंगे। जो उसके आगे जिसके लिए यूज किया गया है ना नाउन, उसके लिए क्या होगा? वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसके अंदर है, हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया गया है जी, एक नंबर दिया गया, अमाउंट क्या नंबर दिया गया है, उसके साथ यूज किया गया डजन। और ये यूज हम कर किसके लिए रहे हैं? एप्पल्स के लिए कर रहे हैं। तो जब हमारे पास है एक पर्टिकुलर नंबर है, जो डजन है वो सिंगुलर दे रखा है, तो एप्पल्स क्या हो जाएगा? प्लूरल। ये बात याद रख लेना, इसमें गलती मत करना। देखो इसके अंदर क्या दे रखा है? टू एंड डजन्स, ये गलत है। यहाँ पे सिंगुलर आना था अकेला। 2 डजन एप्पल्स, ये चीज सही है। तो इसका मतलब है आगे वाली चीज गलत दे रखी है। ये जब हम आगे करेंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगी। अब इसने तो नंबर ही गलत दे रखा है, तो ये सेंटेंस ही गलत है। तीसरे को हम छेड़ेंगे नहीं, इसको काट दो। अगर ये चीज समझ में आ गई ऊपर वाली, तो ये नीचे वाली समझ में आ जाएगी।
इसमें क्या है, इसमें भी क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है, एक पर्टिकुलर नंबर है, फिर दे रखा है स्कोर, फिर लिख रखा है मैंगोस। तो जब पर्टिकुलर नंबर हो तो 100, स्कोर और ये डजन ये सिंगुलर होंगे, और जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं वो प्लूरल होगा। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, 4 स्कोर्स दे रखा है, स्कोर्स नहीं स्कोर, तो ये गलत हो गया। आगे है स्कोर्स 4 मैंगो, ये इसने क्या कर दिया, अरेंजमेंट ही गलत कर दिया, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन सही कौन सा है, हमारा पहला ऑप्शन सही है। तुम दोबारा देख लेना अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो, काम की चीज थी ये। ये है, इनमें से 9 क्वेश्चन है भाई इसके, टीचिंग का कौन सा एम नहीं है। तो पेडागोजी में ना घबराने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन को एलिमिनेट करो। मान लो तुम टीचर हो, तुम्हारे लिए क्या चीज जरूरी नहीं है वो चीज सोचो, उसको काट दो, सिंपल। कह रहा है टू एनेबल द पीपल टू स्पीक इंग्लिश। अगर हम इंग्लिश टीच कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बच्चों को इंग्लिश में बोलना सिखाएंगे, ऑब्वियस ऐसा ही है। हम उनको इंग्लिश में रीड करना सिखाएंगे, हाँ सिखाएंगे भाई। अब है जो एनेबल द पीपल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश व्हेन स्पोकन, ठीक है, जब उनको इंग्लिश में बात करी जाए, बोला जाए तो उनको समझ में आए, हाँ ये भी हम सिखाएंगे। अब कह रहे हैं कि हम बच्चों को ये सिखाएंगे कि फटाफट एग्जाम कैसे पास करते हैं, नहीं ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है एज अ इंग्लिश टीचर ये चीजें करवाना, उनको स्पीक करवाना, रीड करवाना और उनको अंडरस्टैंड करवाना जब कोई भी बोला जाए। समझे तुम? फोनेटिक से दूसरा क्वेश्चन है ये, यहाँ पे जो ये है ना, आई है, ठीक है, आई आई, इसका क्या मतलब प्रॉपर साउंड बनता है, तो इसका साउंड है हमारा, ये जो थर्ड है वो 2022 में भी ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ था। अब ये कह रहे हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बतानी है। पिछली बार फोटोग्राफ का पूछा गया था और एग्जामिन का पूछा गया था 2022 में, इसमें किसका पूछा गया है, हमारा एक्सपेक्टेशन का। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ये सही है। अब 125वां है, ये कह रहा है ओरल ट्रेनिंग इनहेबिशन ऑफ द मदर टंग, इंडक्टिव टीचिंग ऑफ ग्रामर एंड टीचिंग न्यू वोकेबलरी आर द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ टीचिंग मेथड। तो ये किसके अंदर है, तो ये डायरेक्ट मेथड के अंदर होता है। जो बाइलिंगुअल मेथड होते हैं ना वो क्या पढ़ाता है, 2 लैंग्वेज में पढ़ाएगा, ठीक है, मदर टंग भी और टारगेट लैंग्वेज भी। मान लो मदर टंग हिंदी है, टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है, तो ये है, ये ब्रिज का काम करेगा, ठीक है, दोनों के बीच में। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कौन सा होता है, जब हम सिर्फ मदर टंग पे ही फोकस कर रहे हैं हैवीली, पूरी तरह से, और इसके अंदर क्या है, LRW, इन पे फोकस किया जाता है, लिसनिंग पे, रीडिंग पे, राइटिंग पे, रादर देन स्पीकिंग। स्पीकिंग पे जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो फोकस ही नहीं करता, ठीक है। और जो ये है ना रिथमिक मेथड, ये कोई मेथड है ही नहीं। तो हम आगे करते हैं, अगला, द न्यू सिस्टम इज कॉम्प्लिकेटेड द न्यू वन। कह रहा है कि जो नए सिस्टम ने पुराने सिस्टम को क्या कर दिया, कॉम्प्लिकेट कर दिया। जब दो चीजों का कंपैरिजन किया जाए ना तो हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। तो अब देख लो, जहां कंपैरेटिव डिग्री है ना वो हमारा आंसर है, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री सिर्फ एक में ही है, पहले में ही दे रखी है। और जब हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं तो हम देन से करते हैं, ये भी था। अगर हम मोस्ट का यूज करते, मोस्ट एंड एज, मोस्ट यूज होता है सुपरलेटिव डिग्री, इसका मतलब है यहाँ पे द होना चाहिए था, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगता है, तो ये होगा ही नहीं। अब है लेस लेस, लेस अगर सेकंड पार्ट में देन होता, लेस देन, तो भी हम इस ऑप्शन को कंसीडर कर सकते थे कि न्यू सिस्टम है वो लेस कॉम्प्लिकेटेड है ओल्ड वन से, तो ऐसे कर सकते थे। पर यहाँ पे हम नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन ही गलत दे रखा है। एज मोस्ट होता ही नहीं है, यहाँ पे क्या होता, एज होता ना, तो इसका मतलब क्या होता, इक्वालिटी दिखा रहा होता। तो ये ऑप्शन और ये दो तो ऑप्शन है ही गलत। और जो मोस्ट है वो हम अगर हम इसको लेते तो इससे पहले सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम दा यूज करते हैं, जो यहाँ दे ही नहीं रखा। तो ऑप्शन बच ही कौन सा गया था, एक ऑप्शन, तो इसीलिए हम इसके साथ ही जाएंगे। देखो ये इतना इजी था। अब 127वां है, ये देख लो, ये फिर से आया हुआ है, 12th क्लास का क्वेश्चन है ये। अब क्या पूछ रहे हैं ये, विच स्टोरी टॉक्स अबाउट एन अमेरिकन प्रिजनर एंड जापानीज डॉक्टर। कौन सी स्टोरी है जो है अमेरिकन प्रिजनर की और जापानी डॉक्टर की, तो ये है द एनिमी।
ये लिखी किसने है, ये जो चैप्टर है लिखा है पर्ल, PARLA, पर्ल S बक, BUCK, बक ने ये लिखा है। लिखा कौन सा है, द एनिमी। तो एनिमी को हम क्या कहते हैं कि बक, बक ऐसे 2-3 बार बोलना तो याद रह जाएगा। जो अमेरिकन प्रिजनर है, प्रिजनर ऑफ वॉर, POW भी आ जाए ना कि कहाँ है, तो ये इसके अंदर ही है, एनिमी में। इसमें इन्होंने क्या किया था, एनिमी की जान बचाई थी। और वो एनिमी कौन था, अमेरिकन की, अमेरिका का। और ये जैपनीज था तब भी इसने जान बचाई। और जो ये अमेरिकन प्रिजनर है इसका क्या नाम है, टॉम है, ठीक है। और जो ये डॉक्टर है उसका क्या नाम है, जैपनीज डॉक्टर, उसका नाम है डॉक्टर सदाओ, SADAO, होकी, HOKI। ये क्या है, जापानीज सर्जन भी आ जाए तब भी यही ऑप्शन है। अब आगे देख लो, ऑन द फेस ऑफ इट, ये स्टोरी है एक बॉय की जिसका नाम है DERRY, डेरी बॉय। अगर ये आ जाए ना कि कौन से कैरेक्टर कौन से चैप्टर में है, तो ऑन द फेस ऑफ इट। इसमें एक ओल्डर मैन है जिसका नाम है मिस्टर लैम्ब, LAMB। ये जो है ना, ऑन द फेस ऑफ इट, इसमें है आइसोलेशन, फिजिकल डिसफिगरमेंट के बारे में है। ये सारा लिखा किसने है, सुजैन हिल ने, SUSANHILL। ये तुम्हें बताया था ना कि हिल पे जाके फेस कैसा हो जाता है, ऑन द फेस ऑफ इट। अब है जो थर्ड लेवल, इसका थीम है एस्केपिज्म, बचना, भागना अपनी प्रॉब्लम से, वो है ये। और इसके मतलब जो राइटर है वो कौन है, GACK, जैक, FINNEY, फिनी, जैक फिनी, थर्ड लेवल। अब जो टाइगर किंग है, ये स्टोरी है, सटायर है। जो क्या है, इंसान है वो क्या हो गया है, ऑब्सेस्ड हो गया है कि 100 टाइगर मार के ही रहेगा। और ये लिखी किसने है, टाइगर किंग कल्कि ने, राइटर का नाम है कल्कि। अगर तो तुमने मेरी, या ये तुमने कहीं पढ़ी है या तुमने मेरी वो देखी है वीडियो, ये जो पोएम है उसकी, तो तुम्हें पता होगा कि ये जो है ट्री स्प्रिंटिंग मेरे चिल्ड्रन, ये कौन से वाले में है, ये है माई मदर एट 66। लिखी किसने थी, KAMALA, कमला दास ने। ये 12th क्लास की जो पहली पोइम है ना, उससे लिया गया है ये। अब इसमें हमें भरना है प्रपोजिशन से, आई विल फोन यू लंच एंड 4 o'clock, कि मैं तुम्हें फोन करूंगी, कब करूंगी, बाय। बाय हमें बताता है कोई भी, बाय हमें रेंज नहीं बताता कि अब से अब तक करूंगी, ऐसा नहीं बताता। अपॉन हम यूज करते हैं इमीडिएटली आफ्टर, या फिर जब कुछ हो जाए तब, या कोई चीज किसी के ऊपर हो तब। एट यूज करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, तब हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन बच कौन सा गया, हमारा दूसरा, कि मैं तुम्हें फोन करूंगा, कब करूंगा, बिटवीन लंच एंड 4 o'clock, लंच या 4 o'clock के बीच में मैं तुम्हें कभी भी कॉल कर सकता हूँ। अब देखो ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा लैंग्वेज का स्किल नहीं है। लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं और राइटिंग करते हैं, ट्रांसलेशन नहीं करते। तुम ये याद कर लो, SLSRW, ये स्किल्स हैं लैंग्वेज की चार। L मतलब लिसनिंग, S मतलब स्पीकिंग, R मतलब रीडिंग और W मतलब राइटिंग। और अगर ऐसे भी पूछ जाए, इनका सीक्वेंस भी पूछा जाए ना, LSRW राइटिंग के अंदर, तब हमें यही बताना है, याद रख लो इसको अच्छे से, LSRW। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि लिसनिंग के बाद ही स्पीकिंग होगी, स्पीकिंग के बाद ही रीडिंग होगी, या फिर राइटिंग होगी, मैं ये नहीं बोल रही। सीक्वेंस याद रख लो, LSRW। अब एक और चीज याद रख लो, जो ये क्या है, हमारी जो लिसनिंग और रीडिंग स्किल है ना, तो ये क्या है, इनपुट है। अगर हम कुछ सुन रहे हैं तो हम इनपुट ले रहे हैं, हमारे अंदर ले रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं तो हमारे अंदर कुछ ले रहे हैं हम। तो ये दोनों ही क्या है, रिसेप्टिव स्किल होती है, ये जो लिसनिंग है और रीडिंग है, ठीक है। तुमने सीटेट के लिए चीजें पढ़ी होगी। जो SOW है, वो स्पीकिंग और राइटिंग है, वो आउटपुट है, वो हम बाहर बोलते हैं। अब जैसे जो मैंने याद किया है, मैंने सीखा है, वो मैं स्पीक करके तुम्हें आउटपुट दे रही हूँ, प्रोडक्टिव है, ये प्रोडक्टिव स्किल है। राइटिंग भी सेम, अगर मैं कोई वर्क लिखूं तो वो क्या है, मेरी राइटिंग है, प्रोडक्टिव स्किल है, आउटकम है मेरा। तो उसमें से ऑप्शन सही कौन सा नहीं था, पहला, ट्रांसलेशन नहीं है इसके अंदर। आगे है, इनमें से जो सही से स्पेल किया गया है वो बताना है। तो P, दूसरा ऑप्शन सही है, PROFESSIONAL।
132वां है, एंटोनिम बताना है इस वर्ड का, तो मतलब उल्टा लिख लो यहाँ पे, उल्टा बताना है, विलोम बताना है, ठीक है, ताकि तुम्हें याद रहे। तो मान लो तुम्हें अफिनिटी का मतलब ही नहीं पता, तो तुम या तो इसको कर लो, अगर ऐसा तुम्हें मिल जाता है तो, जैसे, और अगर नहीं मिलता तो फिर क्या कर सकते हैं। अफिनिटी का मतलब होता है कि लाइकिंग और अट्रैक्शन होता है, ठीक है, किसी के प्रति। और जो अवर्जन होता है वो क्या होता है, डिसलाइकनेस होता है किसी भी चीज के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, पहला। अब 133वां है, ये क्या कह रहा है कि अंडरलाइन वर्ड है, इसमें टेंस बताना है कि कौन सा है। एक चीज सुन लो, जो प्रोग्रेसिव टेंस होते हैं उनको ही कॉन्टिन्यूअस बोला जाता है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोल रहा है। अब देखो, विल हम किस में यूज करते हैं, फ्यूचर में यूज करते हैं, तो पास्ट और प्रेजेंट काट दो, अब ये दो बच गए। अब ये कह रहा है विल के साथ हम हैव भी लगाते हैं, ठीक है, परफेक्ट में भी लगाते हैं, परफेक्ट को प्रोग्रेसिव में भी लगाते हैं। पर बीन जब डूइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी हो, हैज है, बीन भी हो, तो वो कौन सा हमारा टेंस होता है, विल भी लगाओ तो फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है सो इनोसेंट आर, सो कनिंगली सिंपल। इसको देखो, जब, पहले सारे ऑप्शन सुन लो। हाइपरबली का मतलब होता है अतिशयोक्ति अलंकार। सिमिली एज और लाइक लगा के कंपैरिजन किया जाता है, तो यहाँ पे एज लाइक है नहीं। मेटाफर में कंपैरिजन किया जाता है, तो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है। दो जब अपोजिट चीजें बताई जाती है ना, तो ऑक्सीमोरन होता है। जैसे इनोसेंट भी बताया गया है और कनिंगली भी बताया गया है। इनोसेंट का मतलब होता है मासूम, और कनिंग मतलब कोई इंसान चालाक है। जब दो कॉन्ट्राडिक्ट चीजें होती हैं तो वहां पे ऑक्सीमोरन होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। अब है ये जो 135 है, हु इज बिलीव टू बी द फादर ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का जो फादर है उसको कौन है, कार्ल प्लोटस। तो जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है इसमें रोट मेमोराइजेशन होता है, रट्टे मरवाए जाते हैं, और सोलली किस पे बेस्ड होता है, सिर्फ मदर टंग पे। अब 136वां क्वेश्चन है, द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं ये किस किस में आते हैं। सिर्फ इसमें एम्फेसिस किया जाता है स्पीच के ऊपर, बोलने के ऊपर। चाइल्ड का जो नेचुरल वे ऑफ लर्निंग है वो फॉलो किया जाता है। टीचिंग लैंग्वेज बाय यूज एंड नोट बाय रूल, जो लैंग्वेज का यूज कर हमें सिखाते हैं हम लैंग्वेज को यूज करके, ना कि बाय द रूल्स, तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड होगा, ठीक है। अब जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है इसके अंदर क्या करा जाता है कि सारी चीजें किसमें सिखाई जाती हैं, मदर टंग में और टारगेट लैंग्वेज में, तब सिखाई जाती हैं। ये जो सारी करेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं ये डायरेक्ट मेथड की है, डायरेक्ट मेथड में ऐसा सिखाया जाता है, बोलने पे फोकस किया जाता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में बोलने के अलावा तीनों स्किल पे होता है, लिसनिंग पे भी, रीडिंग पे भी, राइटिंग पे भी, स्पीकिंग पे नहीं होता, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं था। जो स्ट्रक्चर मेथड है ना, वो उसमें क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच तो है, पर किसको मतलब प्रैक्टिस और ड्रिल करवाया जाता है, सिर्फ स्ट्रक्चर को, पैटर्न्स को, सेंटेंसेस को। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर, पैटर्न, ये चीजें किसमें फॉलो होती हैं, तो स्ट्रक्चरल मेथड में। तो यहाँ पे हम ये नहीं सिखा रहे, हम बोलने पे फोकस करवा रहे हैं। और बोलना सिर्फ हम टारगेट लैंग्वेज में कब सीखते हैं, जब हम डायरेक्ट मेथड से सीखा जाता है। अब चौथा है लिंग्वा फ्रैंका मेथड। ये कौन सा है, कॉमन लैंग्वेज यूज अमंग स्पीकर ऑफ डिफरेंट नेटिव लैंग्वेज। अब है 137वां, टू इंग्लिश इज टीचिंग द पीपल सर्टेन सिलेक्टेड स्ट्रक्चर इन अ सर्टेन ऑर्डर। कह रहा है कि जब हम स्ट्रक्चर को सिखाते हैं तो वो कौन सा है, तो वो स्ट्रक्चरल मेथड है, अभी बताया था। कम्युनिकेटिव टीचिंग कब होती है, इसको CLT भी बोलते हैं, जब हम सिखाते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू, फ्लुएंसी के थ्रू, इंटरेक्शन के थ्रू, तब होती है। क्लासरूम अप्रोच कब होती है, जो भी चीजें हम क्लासरूम में यूज करते हैं ना उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, तो वो क्लासरूम अप्रोच होती है। पर जब हम स्ट्रक्चर के थ्रू कुछ दिखा रहे हैं ना किसी को, तो वो कौन सा होता है, हमारा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है।
क्या है ये? वैल्यू बेस्ड अप्रोच इन लैंग्वेज टीचिंग इंक्लूड। जो वैल्यू बेस्ड अप्रोच है ना लैंग्वेज टीचिंग के अंदर, वो क्या इंक्लूड करती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा, देखो, वैल्यू बेस्ड में क्या आता है कि बच्चे को क्या सिखाया जाए? मोरल, MORAL, एथिकल, ETHICAL, और ह्यूमैनिटीज, HUMANSISTC, वैल्यू सिखाई जाए। ठीक है, उसके साथ लैंग्वेज को भी क्या दिया जाए? प्रोफिशिएंसी दी जाए। तो इसके अंदर क्या आएगा? हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो है मेरे अकॉर्डिंग, बाकी तुम अपने बेस पे इसको चेक कर लेना। आगे है द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इज कॉल्ड। जो स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस है उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है सिमेंटिक्स। देखो, मीनिंग एम आ गया इसके अंदर, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ये सिमेंटिक में एम आ रहा है ना, ऐसे करके इसको बना लेना। सिस्मोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। जब हम अर्थक्वेक आता है उसकी जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं। आगे है स्टाइमी। स्टाइमी का मतलब होता है कोई भी ब्लॉक या कोई भी हिंडर, बाधा आना, वो। पर यहाँ पे हम उसकी बात नहीं कर रहे। ये जो लास्ट वर्ड है ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है इंग्लिश में। तो यहाँ पे जो स्टडी ऑफ मीनिंग और वर्ड्स और फ्रेजेस हैं उनको क्या बोला जाता है? सिमेंटिक बोला जाता है। आगे है 140वां, ही सेज मीट मी एट द स्टेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ही सेज दैट वी आर टू मीट हिम एट द स्टेशन, पहला ऑप्शन यह सही है। 141वां है ही गोज टू द प्रिजन सम टाइम टू गिव लेक्चर। देखो, जो ये प्रिजन वर्ड है, चर्च है, हॉस्पिटल है, अगर तो ये प्राइमरी मीनिंग देते हैं तब तो हम कोई भी उनके साथ आर्टिकल नहीं लगाते। पर जब इनका सेकेंडरी मीनिंग होता है तब हम आर्टिकल लगाते हैं, और वो आर्टिकल होता है द। या प्राइमरी और सेकेंडरी मीनिंग का मतलब सुनो। जैसे कि मान लो प्रिजन बना है कि प्रिजनर के लिए, मैं कहूँ कि ही इज इन द प्रिजन बिकॉज ही किल्ड समवन। इसका मतलब है मैं कह रही हूँ कि वो इंसान प्रिजन में है क्योंकि उसने किसी को मार दिया। ये इसका प्राइमरी पर्पस है। कुछ गलत करेंगे तो प्रिजन में जाएंगे। पर यहाँ पे ये प्रिजन में क्या करने जा रहा है? लेक्चर देने जा रहा है। ये कोई इसका प्राइमरी पर्पस नहीं है। लेक्चर देना और जेल के अंदर होना दो सेपरेट चीजें हैं। तो यहाँ पे जीरो आर्टिकल आएगा क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी पर्पस है। अब है 142वां, ये कह रहा है पास्ट टेंस बताओ इसका। जो वीव है ये क्या है? प्रेजेंट फॉर्म में है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है। पास्ट फॉर्म कौन सी होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? पास्ट पार्टिसिपल। अब एक पेपर में ऐसे भी आया हुआ था कि पार्टिसिपल फॉर्म बताओ। तो पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब ही क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। ये पिछले पेपर में आया हुआ था शायद। तो पास्ट टेंस में वीव है। वीव का मतलब होता है कोई भी फैब्रिक को वीव करना, बुनना। तो पास्ट पूछ रहा है, इसका मतलब है ये सेकंड पूछ रहा है। वूवन कौन सी होती है? WOVEN, ये थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये दो नहीं है, तो सेकंड फॉर्म पूछ रहा है, तो ये कौन सी है? यहाँ पे तीसरी है। तो वीव की सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म वो है WOVE। कह रहा है जो लो स्प्रिंग है इसका जो सब टाइटल है वो क्या है? तो स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यहाँ पे तीसरा है वो इसका है। और ये लिखी किसने है? लो स्प्रिंग एनिस जोंग ने लिखी है। इसका थीम क्या है? चाइल्ड लेबर, एक्सप्लॉयटेशन एंड पॉवर्टी। ये देखो 12th क्लास में NCERT में क्वेश्चन आ गया एक और। तुम्हें बताया था ना 9 क्वेश्चन पूछे हैं। हाँ, ये रहा, इसी में पूछा है कि पार्टिसिपल फॉर्म बताओ फ्रीज की। तो फ्रीज की पार्टिसिपल फॉर्म पूछी है। पास्ट पूछी होती तो सेकंड होती, प्रेजेंट पूछी होती तो फर्स्ट। पास्ट पार्टिसिपल है तो ये थर्ड फॉर्म पूछ रहा है। तो फ्रीज्ड नहीं होता, ना ही होता है फ्रोज्ड। सेकंड फॉर्म है फ्रीज की फ्रोज, और थर्ड फॉर्म है फ्रोजन। तो यहाँ पे इसने पार्टिसिपल पूछी है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सही ऑप्शन बताना है द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी ट्रेमेंडियस। देखो, जो पावर और जो इन्फ्लुएंस, वैसे वर्ड है ना ये, मतलब सिंगुलर काउंट होंगे क्योंकि हम इनको गिन नहीं सकते। पर ये क्या है? कंबाइन है। ठीक है, दो सब्जेक्ट कंबाइन है, तो और एक पर्सन के लिए यूज करे जा रहे हैं, गांधी के लिए। ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे इसको एज अ प्लूरल काउंट करेंगे, तो और वर्ब भी कौन सी लगाएंगे? प्लूरल। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी वर ट्रेमेंडियस। 140वां है इंडिगो टॉक्स अबाउट अ फेमस पर्सनैलिटी हु इज ही।
तो इंडिगो है, लिखा किसने है? लुइस फिशर ने लिखा है। और ये क्या है, इसमें फेमस एक पर्सनैलिटी है, वो कौन है? महात्मा गांधी। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। ये 12th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख लो फिर से। आगे है इसमें से फिल फ्रेजल वर्ब का यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया। एट फर्स्ट ऑल सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टीज एंड डिलेड अस, लेटर वी लर्न हाउ टू एनसीपीटेट दीज। कह रहा है पहले तो प्रॉब्लम हुई, बाद में हमने इससे क्या कर लिया? कोप अप कर लिया, हमें समझ में आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? क्रोप्ड अप, कि अपीयर हैपन अनएक्सपेक्टेडली। कट इन का मतलब क्या होता है? इंटरप्ट समवन व्हाइल स्पीकिंग, जब कोई बोल रहा होता है तब हम उसको इंटरप्ट करते हैं, तब यूज करते हैं। या सडनली मूव इन फ्रंट ऑफ अनदर व्हीकल, एकदम से किसी के सामने आ जाए तो वो बोलते हैं ना कट मार दिया, तो वो है ये। केम ऑफ का मतलब होता है टू सक्सीड, टू बिकम डिटैच्ड, किसी क्या होना, सक्सीड हो जाना या किसी से डिटैच हो जाना। कट अप का मतलब होता है कि टुकड़ों में काट देना या फिर सिली मैनर में बिहेव करना। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो फ्रेजल वर्ब है उनको बस तुम्हें ऐसे ही याद रखना पड़ेगा जैसे वोकैबुलरी को हम याद रखते हैं। सम एनिमल स्पीसीज लाइक डोडो हैव ऑलरेडी बिकेम। इसमें देखो, ये जो वर्ड है ना पहला, ये ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं इंग्लिश के अंदर। एक्सटेंट, एक्सटेंड का मतलब होता है कोई भी स्कोप और एरिया जब हम कवर करते हैं उसको हम एक्सटेंड बोलते हैं। आगे है एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड का मतलब यहाँ पे स्पेलिंग ही गलत है तो ये नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन बच कौन सा गया? दूसरा, एक्सटेंट। अब 148वां है कि सही, यू थिंक डैश ऑफ एज मेंबर्स ऑफ द लोकल कम्युनिटी। देखो, वी यूज करना है हमें, और वी हमें आगे क्या यूज करना है? रिफ्लेक्सिव क्या दे रखा है यहाँ पे? देखो, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी ध्यान दोगे ना, ये तुम एक सेकंड में सोल्व कर लोगे। यहाँ पे क्या है? वी दे रखा है हमें एज अ सब्जेक्ट, और आगे हमें दे क्या दे रखा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे रखे हैं। तो देखो, वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? आवर सेल्फ। दे का होता है देमसेल्फ, यू का यूर सेल्फ, और आई का माई सेल्फ। तो यहाँ पे वी के लिए हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है, तो वो कौन सा हो जाएगा? आई। आई क्या मतलब? पहला ऑप्शन आवर सेल्फ। ये लास्ट प्रश्न है इसका। अंडरलाइन जो वर्ड है दैट, अब पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर। उसके अंदर हमें बताना है कि ये कौन सा है। तो यहाँ पे दैट कंजक्शन यूज किया गया है। ये क्या कर रहा है? ही लीव्स, जो मेन क्लोज है उसको, जो ये सबॉर्डिनेट क्लोज है ही में ईट, इससे क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। कौन? जो हमारा ये कंजक्शन है दैट, जो, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा ये पूरा। अब हम अगले वीडियो में अगला पेपर सोल्व करेंगे।